नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन आज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भारत रत्न राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि को पिपरीनाका स्थित चौराहे पर बनी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई गई, जिसमें कांग्रेस के विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कोरोना महामारी को देखते हुए शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते इस बार पुण्यतिथि पर मुख्य कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेस विधायक रामलाल मालवीय ने मीडिया से चर्चा में बताया कि हमारी पार्टी के मार्गदर्शक स्वर्गीय राजीव गांधी की आज 30वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम सभी कार्यकर्ताओं ने पिपरीनाका स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कोरोना को देखते हुए यह निर्देश दिया है कि सभी नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कोरोना से जूझ रहे लोगों की मदद करें। इसी को देखते हुए मेरे द्वारा घटिया विधानसभा में 2 एम्बुलेंस विधायक निधि से दान की जा रही है। उनको सत नमन करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और आज के दिन जिस प्रकार देश में कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, उसको लेकर हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने हम लोगों को निर्देशित किया है कि हम लोग जनता की सेवा करें और उसी सेवा में हम लोग अपनी विधानसभा क्षेत्र में अपनी विधायक निधि से एम्बुलेंस देने की जो घोषणा हम लोग को 2 एम्बुलेंस देने की बात की। मैंने पत्र भी कल कलेक्टर साहब को प्रस्तुत कर दिया, एक पत्र दे दिया, एक पत्र आज दे रहा हूं और 2 एम्बुलेंस हम लोग विधायक निधि दे रहे हैं। ये पत्र भी हम लोग आपके पास में लेकर आए हैं, विधायक निधि जो पत्र जारी करा। राजीव गांधी जी ने इस हिंदुस्तान को 21वीं सदी में ले जाने का प्रण किया था और उसके अंतर्गत आधुनिक भारत की परिकल्पना जो राजीव गांधी ने जो की, जो आज टेक्नोलॉजी का युग, जो कंप्यूटर, जो मोबाइल, जो लैपटॉप हम देख रहे हैं, वो राजीव गांधी की देन है। संचार क्रांति राजीव गांधी जी की देन है। और युवा लोगों को सबसे महत्वपूर्ण काम जो राजीव गांधी जी ने किया था, वो युवा लोगों को 18 साल की उम्र में वोट डालने का अधिकार दिया था कि उनकी खुद की भी हिस्सेदारी सरकार में होना चाहिए। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग आपसी भाईचारे से रहे, मिलजुल कर रहे, कोरोना का सर्वनाश हो जाए। खाचरोद में एसडीओपी ने पिकअप गाड़ी रोकी तो उसमें सवार लोग भागने लगे। तलाशी लेने पर उसमें 46 पेटी शराब भरी मिली, जो राजस्थान से लाई जा रही थी। तड़के खाचरोद एसडीओपी और उनकी टीम द्वारा नागदा आलोट रोड पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान पुलिस को देखकर एक पिकअप वाहन रुका और उसमें सवार लोग उतरकर भागने लगे, जिनमें से 2 लोगों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें 46 पेटी शराब भरी मिली, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए के लगभग है। एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने बताया कि सुबह 4 बजे से पुलिस की टीम के साथ नागदा आलोट रोड स्थित पाड़लिया गांव के समीप चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक पिकअप वाहन आलोट की ओर से आया और पुलिस को देखकर रुक गया तथा उसमें बैठे लोग उतरकर भाग निकले। पुलिस ने जब वहां जाकर वाहन की जांच की तो उसमें राजस्थान से लाई गई 46 पेटी शराब बरामद हुई। पकड़ाए आरोपियों ने अपने नाम मुकेश निवासी अलसी, फूदा सिंह निवासी ग्राम नायन बताया। आरोपियों ने बताया कि वे उक्त शराब राजस्थान से लेकर आए थे। पुलिस ने बताया कि जब्त शराब की कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। उल्लेखनीय है कि इस बार लॉकडाउन में जहां पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद है, तो सभी जगहों पर शराब की तस्करी रात के समय में हो रही है। अभी बीती रात में हमारी टीम को एक सूचना मिली थी, उसके आधार पर एक दबिश दी गई थी। 2 व्यक्तियों को हमने पकड़ा है और उनके पास एक वाहन में 46 पेटी शराब निकली है। और अभी प्राथमिक तौर पे जो बात सामने आई है, वो उस बात यह आई कि वो कहीं दूसरी जगह से लाए थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। और हम उसमें ये भी जानकारी लेने की, क्योंकि उसमें लेवल राजस्थान के लगे थे और कोई राजस्थान का कोई कनेक्शन है कि नहीं है, उस पर हम उसमें भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इससे हमें और आगे कुछ लीड मिलेगी और काम करेंगे। और अभी तक पूरे 2 महीने के अंतर लॉकडाउन के अंदर के दौरान हमने लगभग अभी तक 2000 लीटर के आसपास की। भले ही पिछले 2 महीने से शहर में लॉकडाउन हो, दुकानें व बाजारें सभी बंद हो, लेकिन शराब का अवैध धंधा जारी है।
शराब माफिया अवैध रूप से शराब की सप्लाई कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अवैध शराब का कारोबार तब फल फूल रहा है जब लॉकडाउन है और हर नाके पर पुलिस मौजूद है। इंगोरिया थाना पुलिस की मुस्तैदी से पुलिस को अवैध शराब का परिवहन कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और करीब 54 लीटर से अधिक देशी शराब बरामद की गई है। इंगोरिया थाना प्रभारी अशोक शर्मा ने भी कार्यवाही करते हुए एक आरोपी भरत जायसवाल को गिरफ्तार कर 6 पेटी शराब बरामद की है। आज सूचना मिली थी कि अवैध शराब के लिए वैसे तो कई दिन से गतिविधि लगातार पकड़ने की जारी थी। आज सूचना मिली थी कि जो गुड़ावन का जायसवाल है ये जो है अपने अवैध शराब लेकर जाने वाला है। सूचना पर पुलिस द्वारा इसको घेराबंदी करके पकड़ा गया। तो ये इसके पास से पहले इसकी 4 पेटियाँ मिली। उसके बाद इससे पूछताछ करते इसने बताया कि मेरे जो घर के पीछे खेत है वहाँ पे भी मैंने पेटियाँ छुपा के रखी है, तो वहाँ से भी 2 इस प्रकार कुल 6 पेटियाँ जब्त हुई इससे शराब की, और इसकी मोटरसाइकिल जिससे परिवहन कर रहा था वो जब्त हुई। उज्जैन में कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। बेवजह बाहर घूमने वाले लोगों पर पुलिस अस्थायी जेल के साथ साथ RT-PCR की जांच कर कार्यवाही कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उज्जैन दौरे के बाद 31 मई तक सख्त कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बावजूद भी उज्जैन की सड़कों पर अपनी जान की परवाह किए बगैर समाज के दुश्मन सड़कों पर घूम रहे हैं। पुलिस ऐसे ही समाज के दुश्मनों को पकड़कर चालानी कार्यवाही करने के साथ साथ अस्थायी जेल भेजने की भी कार्यवाही कर रही है। उज्जैन पुलिस ने अब ऐसे पकड़ाए लोगों को दोहरी सजा देना शुरू कर दी है। अस्थायी जेल के साथ साथ RT-PCR की जांच कराना भी शुरू कर दी है। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले करीब 200 से अधिक लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया। इन 200 लोगों की अब उज्जैन पुलिस और डॉक्टर की टीम RT-PCR जांच करवाएगी। पुलिस ने अब तक करीब 200 से अधिक लोगों की जांच करवाई है। एडिशनल SP अमरेंद्र सिंह ने बताया कि शहर में कड़ाई से कोरोना कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। चिकित्सा इमरजेंसी के लिए ही लोगों को छोड़ा जा रहा है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 151 की कार्यवाही की जा रही है। सभी लोगों की RT-PCR जांच करवाई जा रही है ताकि पता चल सके कि कोई कोरोना पॉजिटिव शहर में तो नहीं घूम रहा है। उज्जैन पुलिस के द्वारा अभी काफ़ी कड़ाई के और सख्ती के साथ में जनता कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। इसमें जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं, जहां चिकित्सीय जो इमरजेंसी है, आवश्यकता है, उन सभी को अलाउ किया गया है। मान लीजिए कोई पेशेंट है, कोई पेशेंट का अटेंडर है, या किसी को दवाई लेने जाना है या डॉक्टर को दिखाना जाता है, और भी कुछ रियायतें दी गई हैं जो ज़रूरी सेवाएं हैं, जो आवश्यक सेवाएं उनको बहाल रखने के लिए। इसके अलावा जो भी लोग घूमते हैं उनको चेक किया जाता है, और अगर ये पाया जाता है कि उनका घूमना ज़रूरी नहीं है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध में अभी ये अस्थाई जेल में 151 के तहत में लाया जाता है और यहाँ अस्थाई जेल में रखा जाता है। इसके बाद में उनका मुचलका भी लिया जाता है, और साथ में उनका जो RT-PCR है, जो सैंपल सभी के लिए जाते हैं, और सैंपल के बाद RT-PCR टेस्ट है, ताकि ये भी पता चलेगा कि वास्तविक रूप से कहीं कोई कितना हमारे जो लोग लाए गए कहीं कोई पॉजिटिव तो नहीं है। जिला युवा कांग्रेस ने कोरोना वैक्सीन की कमी का कारण प्रधानमंत्री की नीति को बताते हुए गले में बैनर टांगकर विरोध जताया है। साथ ही शहर कांग्रेस कार्यालय से चरक भवन तक रैली भी निकाली। उज्जैन जिला युवक कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवक कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने अपने गले में बैनर टांग रखा था। इस बैनर पर लिखा था कि मोदी जी, हम युवकों के हिस्से की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी? अगर यह सवाल पूछना अपराध है तो हम युवा अपराधी हैं। लोगों को उल्लू बनाकर के हमने दान करी है, हमने गिफ्ट करी है, ऐसा उल्लू बनाकर लोगों को पहले मूर्ख बनाया। 1 तारीख से इन्हें ओपन करा मोदी जी ने कि 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। आज उज्जैन में सुबह प्रकाशित हुआ समाचार पत्रों में कि उज्जैन में बीते 20 दिनों में सिर्फ 8000 युवाओं को वैक्सीन लगी है। मतलब इस रफ्तार से चलेंगे तो 3 साल लग जाएंगे उज्जैन के जिले के लोगों को वैक्सीन कराने में। युवाओं को, लाखों युवा मर रहे हैं। उज्जैन के इतने हमारे मित्र, हमारे दोस्त मर गए हैं बिना वैक्सीन से। इसके लिए हमने विरोध कराया और राष्ट्रपति से मांग करिए सारा वैक्सीनेशन कार्यक्रम आप अपने हाथ में लें और वैज्ञानिकों, डॉक्टरों को साथ में लेकर, फार्मा इंडस्ट्री के लोगों को लेकर वैक्सीन का काम घर घर तक पहुंचाएं। दरअसल युवक कांग्रेस के नेताओं का आरोप था कि देश भर में कोरोना वैक्सीन की कमी है, जिसका मुख्य कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति है। प्रधानमंत्री ने हम युवाओं के हिस्से की वैक्सीन विदेश भेज दी। युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष भरत शंकर जोशी व विधानसभा अध्यक्ष दीपेश जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ता शहर कांग्रेस कार्य से रैली के रूप में निकले और चरक भवन तक पहुंचे, जहां तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई
देश भर में जल्द वैक्सीन उपलब्ध हो ताकि कोरोना से बचा जा सके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने 100 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं वैक्सीनेशन करने के लिए। ये सरकार हमें परमिशन प्रदान करे और वैक्सीन की व्यवस्था कराए, जिसके कारण हम घर घर जाकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलने का शासन है। उसने वैक्सीन के नाम भी पूरे देश को गुमराह किया है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 1 मई से सारे 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाएंगे, तो अब वैक्सीन अभी की तारीख में शहर में 45 से ऊपर वालों को भी नहीं मिल रही है। ये एक बड़ा झूठ है और आज जनताओं की जान जा रही है, लोग मर रहे हैं, फिर भी जनता के नाम झूठ बोला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सारे मंत्री मिनिस्टर झूठ बोल के चले जाते हैं, ना कोई वैक्सीन। अपने यहाँ पे भी कितने सारे सेंटर थे, आधे से ज़्यादा सेंटर बंद पड़े हुए, वैक्सीनेशन लगनी है। हम मांग करते हैं, भारतीय युवा कांग्रेस मांग करती है कि अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाई जाए जल्द से जल्द। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कादम्बनी चिल्ड्रंस एकेडमी CBSE एफिलिएटेड हाईटेक एजुकेशन सेंटर। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए है ऑडियो वीडियो टेक्निक से युक्त स्मार्ट क्लासेस, रेमेडियल क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट्स विद बेस्ट फैकल्टी। यहाँ 9th ऑनवर्ड्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स IT एंड रिटेल है। यहाँ है रिच लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब और कंप्यूटर लैब भी। डिफरेंट हाउसेस एंड को-कोलास्टिक एक्टिविटी भी। इसके अलावा योगा क्लासेस, कराटे क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, आर्ट क्लासेस, स्पेशल प्ले एरिया, साथ ही स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी। विद्यार्थियों के आवागमन के लिए वाहन सुविधा भी है। यानी बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक ही नाम, कादम्बनी चिल्ड्रंस एकेडमी, इंदिरा नगर, उज्जैन। अप्रैल 2020 में भी शहरवासियों से सिटी चैनल के माध्यम से कोरोना से लड़ने के लिए अपील की गई थी कि घर पर रहें, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस बार भी इन सब बातों का ध्यान रखें, जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। संकट के ये दिन भी बीत जाएंगे। बारिश को देखते हुए नगर निगम की टीम अपने काम पर लग गई है। शहर भर के जर्जर मकानों का मुआयना कर उन्हें ध्वस्त कर रही है। कोरोना संकट काल के बाद जिला प्रशासन व नगर निगम ने कुछ दिनों में बारिश की आशंका को देखते हुए कमर कस ली है। पूरे शहर में जहां जर्जर भवन है उनको चिन्हित कर नोटिस जारी कर दिया है कि बारिश में जर्जर भवन गिर सकते हैं, इसलिए आप या तो स्वयं तोड़ें या फिर नगर निगम का अमला आकर मकानों को ध्वस्त करेगा। इस कार्यक्रम में आज नगर निगम की संयुक्त टीम जर्जर मकान को तोड़ने पहुंची। ज़्यादा जर्जर मकान उनको तो पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। अगर जिस मकान की बाउंड्री वॉल जर्जर है तो सिर्फ उन्हीं को तोड़ा जाएगा। अगर ऐसे कोई मकान या ऐसे कोई झोपड़पट्टी है जो बारिश की हवाओं से तहस नहस हो सकती है, उनको आज नगर निगम की JCB के माध्यम से ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में कोई दुर्घटना ना हो। डिफरेंट एरियाज़ हैं और टोटल 7 है और उनके अलग अलग मकान मालिक हैं, तो उस हिसाब से हम अभी हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। क्यों कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि ये गिराऊ भवन है और जैसे कि आदेश है, हमें गिराऊ भवन लोगों की सेफ्टी के हिसाब से बारिश से पहले हटाना। मैडम, जो 7 जगह जो कार्रवाई की जाएगी वो सारे गिराऊ भवन है क्या? हाँ, वो सारी, उनका पूरे गिराऊ नहीं है, कुछ का कुछ हिस्सा गिराऊ है, तो हम सिर्फ उन पार्ट्स पे कार्रवाई करें। खरीफ फसल की बुआई के संबंध में कृषि विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास CL केवड़ा द्वारा जानकारी दी गई कि खरीफ मौसम की फसल बुआई का समय नजदीक आ रहा है। चूंकि जिले में खरीफ मौसम में सोयाबीन फसल की बुआई मुख्य रूप से की जाती है, अतः भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्था इंदौर की अनुशंसा के आधार पर विभाग द्वारा किसानों को सलाह दी जाती है कि उत्पादन में स्थिरता की दृष्टि से 2 से 3 वर्ष में एक बार खेत की गहरी जुताई करना लाभप्रद होता है। अतः जिन किसान भाइयों ने खेत की गहरी जुताई नहीं की हो वो कृपया अवश्य रूप से करें। इसके बाद बक्खर, कल्टीवेटर एवं पाटा चलाकर खेत को तैयार करें। उपलब्धता अनुसार खेत में 10 मीटर के अंतराल पर सब साइलर चलाएं, जिससे मिट्टी की कठोर परतों को तोड़ने से जल अवशोषण, नमी का संचार अधिक समय तक बना रहेगा। किसान खेत अंतिम बखरनी से पूर्व अनुशंसित गोबर की खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर या मुर्गी की खाद 2.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर खेतों में फैला दें। ज्ञात हो कि वर्षा के आगमन के पश्चात सोयाबीन की बोवनी हेतु मध्य जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह का समय उपयुक्त है। नियमित मानसून के पश्चात लगभग 4 इंच वर्षा होने के बाद ही बुआई करना उचित होता है। मानसून पूर्व वर्षा के आधार पर बोवनी करने से सूखे का लंबा अंतराल रहने पर फसल को नुकसान हो सकता है। किसान स्वयं के पास उपलब्ध बीज का अंकुरण परीक्षण कर ले और कम से कम 70% अंकुरण क्षमता वाला बीज ही बुआई के लिए रखें।
यदि किसान बाहर कहीं और से उन्नत बीज लाते हैं तो विश्वसनीय विश्वास पात्र संस्था अथवा संस्थान से ही बीज खरीदे तथा पक्का बिल अवश्य ले। इसके अलावा स्वयं भी घर पर अंकुरण परीक्षण करें। किसान अपनी जोत के अनुसार कम से कम 2 से 3 किस्मों की बुवाई करें। जिले में अनुशंसित किस्में JS 9560, JS 9305 और नवीन किस्में JS 2034, JS 2029 और RVEC 2001-4 प्रमुख हैं। चूँकि अभी खरीफ का सीज़न शुरुआत हो रहा है और किसान भाई अपनी खेती की तैयारी में लग गए हैं, तो इस स्थिति में उन्हें अपनी 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो वो खेतों में जहाँ पे भी 3 साल हो गए हैं वहाँ पे खेत की गहरी जुताई कर ले। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है कि बहुत बड़ा कि बीज की व्यवस्था, कभी वो स्वयं का बीज कभी लगाते हैं तो उसका अंकुरण परीक्षण करें। अंकुरण परीक्षण करने के पश्चात ही 100 दाने में से 70 दाने का भी अंकुरण होते हैं तो वो बोने के लिए उपयुक्त है, तो ऐसे बीज का उपयोग करें। और कभी वो किसी बाहर से कभी अपने लिए दुकान से खरीदता भी है तो वहाँ पक्का बिल अवश्य ले और उसका भी अंकुरण परीक्षण अवश्य करें। मक्सी रोड की पेपर कप व डिस्पोजल फैक्ट्री श्री साई इंटरप्राइजेस में आग लगने से 90 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। फैक्ट्री में रखी मशीनें, रॉ मटेरियल व बना हुआ प्रोडक्ट जलकर खाक हो गया है। जितेंद्र शर्मा की श्री साई इंटरप्राइजेस के नाम मक्सी रोड पर पेपर कप व डिस्पोजल बनाने की फैक्ट्री है। फैक्ट्री में 4 पेपर कप बनाने की मशीन लगी हुई थी तथा फैक्ट्री में 1 टेक्नीशियन व 8 वर्कर कार्य करते हैं। रात 3:30 बजे शर्मा परिवार प्रथम मंजिल पर सो रहा था, तभी संपूर्ण घर में अचानक धुआं ही धुआं भर गया, जिससे परिवार वालों द्वारा नीचे आकर तल मंजिल पर स्थित फैक्ट्री को देखा तो संपूर्ण फैक्ट्री में जो भी लगभग 3000 वर्ग फीट में स्थित है भयानक आग लगी हुई थी। वह फैक्ट्री में रखा संपूर्ण माल व मशीनें जल रही थी, जिस पर जितेंद्र शर्मा ने तत्काल उज्जैन नगर निगम के फायर ब्रिगेड स्टेशन पर फोन किया, परंतु संपर्क न हो पाया। तब 100 डायल को फोन कर आग लग जाने की सूचना दी गई, वह जिस पर थोड़ी देर में 100 डायल व फायर ब्रिगेड की 3-4 गाड़ियां आ गई, जिनके द्वारा 1 घंटे तक प्रयास करने पर आग पर काबू पा लिया गया। आग इतनी भयंकर थी कि फैक्ट्री में रखी चारों मशीनें पूर्णतः जल गई व किसी उपयोग की नहीं रही। साथ ही फैक्ट्री में पड़ा कच्चा माल व बना हुआ माल भी संपूर्ण रूप से जल गया। वह कच्चे माल के रूप में फैक्ट्री में कागज का उपयोग किया जाता है, इस कारण आग में संपूर्ण माल जल गया। साथ ही फैक्ट्री में स्थापित संपूर्ण विद्युत कनेक्शन भी जलकर खाक हो गए। फैक्ट्री की संपूर्ण वायरिंग भी जल गई। संचालक जितेंद्र शर्मा ने बताया, आगजनी के कारण 4 मशीनें जिनकी कीमत लगभग 40 से 50 लाख रुपए है, पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। कच्चा व बना हुआ माल लगभग 35 से 40 लाख का है व विद्युत क्षति व अन्य क्षति के रूप में लगभग 5 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस प्रकार कुल 90 लाख रुपए के लगभग का नुकसान हुआ है, जिन्हें अब उपयोग में नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार आगजनी से 100% नुकसान हुआ है। रात को धुआं हुआ, जब पता चला कि पूरे घर में धुआं हुआ, पूरा परिवार था, ऊपर बच्चे थे, पापा को लकवा हो गया, वो थे, सबको लेके नीचे आए। जब देखा तो पूरे फैक्ट्री में आग लगी थी, सब कुछ जल के राख हो गया, मशीनें, रॉ मटेरियल सब जल गया। कितने बजे की बात होगी? ये लगभग 3 बजे की बात है। अच्छा, और कितने घंटे लगे इसको बुझने में? कम से कम 4:30 बजे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुझाती रही। हमारे इधर गली में आने में दिक्कत आ रही थी गाड़ी को, तो बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत हिम्मत करके खेत में से लाए और सब तरफ से उन्होंने वो सपोर्ट किया, जिससे कि आग आगे आसपास में नहीं फैल पाई। अच्छा, कितना नुकसान होगा इसके अंदर? कम से कम 70 से 80 लाख रुपए के लगभग। ढाबा रोड पर 100 वर्ष पुराना पेड़ दुर्घटना के संकेत दे रहा है, लेकिन निगम का अमला इसकी सुध नहीं ले रहा है। उज्जैन की पुरानी बस्ती का सबसे व्यस्ततम बाजार कहे जाने वाला ढाबा रोड क्षेत्र इन दिनों एक बड़े हादसे की जद में खड़ा हुआ है। यहाँ कमरी मार्ग चौराहे के पास स्थित मुख्य बाजार में लगभग 100 वर्ष पुराना गुलर का पेड़ है। पेड़ इतना बड़ा और घना हो चुका है कि इसकी टहनियाँ ढाबा रोड पर लटकती रहती हैं। पिछले कुछ सालों से यह पेड़ जर्जर हालत में आ गया है। पेड़ की जड़ें कमजोर हो गई हैं और लगातार उसमें जगह बनती जा रही है। यदि जल्द ही इसमें काट छांट नहीं की गई तो किसी भी दिन यह जमीन पर धराशायी हो जाएगा। आपको बता दें कि ढाबा रोड शहर का व्यस्ततम रोड है, जहां से हजारों लोगों का आना जाना होता है। यहाँ कई दुकानें भी है जिनमें दिन भर भीड़ रहती है। इन दिनों शहर में हवा भी तेज चल रही है, जिससे आसपास के रहवासियों को पेड़ गिरने का डर है। इस संबंध में क्षेत्र के रहवासी कई बार नगर निगम को लिखित और मौखिक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नगर निगम से अधिकारी आते हैं और मुआयना करके चले जाते हैं।
गौरतलब है कि महाकाल सवारी के समय भी इस रोड पर भीड़ रहती है। कुल मिलाकर यह झुकता हुआ पेड़ कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। ये झाड़ काफ़ी वर्षों पुराना है, लगभग 100 साल पुराना झाड़ है ये, और इसमें हर साल एक बारिश के टाइम पे इसकी डालें गिरती हैं और इसकी शिकायत हम वन विभाग में, नगर निगम में सब जगह मौखिक कर चुके हैं, लेकिन हर बार इसका मौका देखने आते हैं और इसका कुछ भी करा नहीं जाता है। ये उज्जैन शहर का पुराने बाजार का मेन क्षेत्र है, ढाबा रोड, छतरी चौक, गोपाल मंदिर क्षेत्र का मेन बाजार है, मावा बाजार है। यहाँ डेली का ट्रैफिक कम से कम 5 से 10 हज़ार लोगों का होता है। ये दिन भर ट्रैफिक जाम भी रहता है। मेन महाकाल की सवारी मार्ग भी है ये। हम चाहते नहीं है कि यहाँ पे कुछ हादसा हो। जिस दिन ये हादसा हो गया, उज्जैन शहर का काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि झाड़ की जड़ जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। झाड़ की जड़ ऐसी हो गई है कि उसके अंदर आदमी खड़ा हो सकता है। पेड़ में बिल्कुल कीड़ा लग चुका है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।